हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का पेपर टू के अपने थर्ड यूनिट के एंड सेकेंड यूनिट का तो लास्ट टॉपिक एंड थर्ड यूनिट जो है वो पेंडिंग है अपनी, राइट। तो इसके अंदर देखो बेटा, हम लास्ट लेक्चर जो अपना था वो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो एग्ज़ाम में अपने पास आता है, या तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आता है, ठीक है, कि हम कौन सा लेके चल रहे हैं, या फिर ये 0 पॉइंट एनर्जी तक का पूछता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, राइट। तो अगर ये आता है तो आपको कितना करके आना है ये मैं आज बता रही हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आज वाला लेक्चर सफिशिएंट रहेगा। अगर ये कहता है कि 0 पॉइंट एनर्जी तक उसको लेके जाओ और जो रिकर्शन फॉर्मूला है उसकी हेल्प से 0 पॉइंट एनर्जी तक पहुंचना है आपको, तो आपको इसका सॉल्यूशन बताते हुए आपको पूरा कंप्लीट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी कंप्लीट ही करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से इसको करके भी आ सको, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए वन डायमेंशनल ऑसिलेटर या फिर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो अगर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो आप ऑसिलेटर बोल रहे हो, हार्मोनिक यानी कि वन डायमेंशनल ऑसिलेटर बोल रहे हो, तो ये चीज़ क्या है। सबसे पहले तो इसको समझते हैं, है ना। तो हमें पता है कि अगर हम ऑसिलेटर के बारे में बात करते हैं तो हम कोई भी केस लेके चल सकते हैं, या तो आप स्प्रिंग वाला केस ले लो, है ना। अगर मैं स्प्रिंग वाले केस के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वॉल के साथ एक स्प्रिंग से एक बॉक्स को कनेक्ट करती हूँ, तो अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके इस बॉक्स को यहाँ लेके आती हूँ, तो आप सबको पता है कि ये जितना मैंने डिस्प्लेस किया था इस स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे पास ये बॉब होती है, इसके अंदर मैं इसको पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाती हूँ, तो जैसे इसको रिलीज़ करती हूँ ये बॉडी मेरी यहाँ तक ना आके वापस जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे जैसे इसको रिलीज़ किया जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती है। मैक्सिमम काइनेटिक वेलोसिटी होती है यहाँ में, वो मैक्सिमम आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे। तो लेकिन ये यहाँ पे अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, इसीलिए बैक यहाँ पे जाता है और दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये भी ऐसे ही करता है, जैसे इसको रिलीज़ किया जाता है ये यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक आ जाता है। तो इसको यहाँ पे जैसे मैंने एक्सटेंड किया था थोड़ा सा स्प्रिंग को, ये यहाँ पे आके इसको कंप्रेस कर देता है, लेकिन ये कंप्रेस भी नहीं हो पाता क्योंकि इसकी मेन पोजीशन ये होती है, ये दोबारा से इसको यहाँ पे लाने के लिए मजबूर कर देता है। तो अपनी मेन पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो बार बार जो हमारे पास ये आ रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में लिखना है। अब हमें क्योंकि ये कहा है लीनियर हार्मोनिक यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर आपको ऑसिलेटर को दिखाना है, तो ये एक डायमेंशन के अंदर अगर एक्स के उस पर हम ये वाला लेके चलते हैं तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा दिखाना। हम क्या करते हैं, ये वाला लेके चल लेते हैं, ठीक है, जिससे हम रिस्टोरिंग फोर्स, वैसे रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे भी क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट आ रही है लेकिन ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, इसी वजह से ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मेन पोजीशन अगर ये लेके चल रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में भी यही बता रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे रहता है,
ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर फोर्स बता रहे हो तो वो जो फोर्स है बेटा, वो आपका जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें अकर करता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए जब प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास किसके पास आता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपके प्रॉपर वे में नोट्स भी बन जाए, ठीक है, शॉर्ट उसमें। तो आप लिख लीजिए कि इसके बारे में लिखिए, ए पार्टिकल इन स्टेट ऑफ स्टेबल equilibrium such that when it is displaced slightly from its equilibrium position, a restoring force proportion to its displacement from equilibrium position act on it, and then it is called a harmonic oscillator। ठीक है, और अगर मैं ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लेके चल रही हूँ ये वन डायमेंशन के अंदर हो रहा तो मैं इसको इसी तरीके से इसको शो भी कर सकती हूँ। सो force on a one-dimensional harmonic oscillator capable of oscillating along x-axis can be एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैं उसको, F इज इक्वल टू माइनस में के एक्स की तरह उसको एक्स वो कर सकते हैं, जहाँ पे के क्या है मेरा बेटा, फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हम इसको जो हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स है, आप सबको पता है इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है फोर्स को, कैसे, F इज इक्वल टू माइनस के dv/dx की फॉर्म में। ठीक है, तो F अगर इसके इक्वल है तो V इंटीग्रेशन में जाके कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन F.dx, यही हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे करके इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ एक्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिलेटेड विद फोर्स एज F इज इक्वल टू माइनस के dv/dx। ठीक है, सो V कैन बी represented as minus integration of F.dx, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट तो वहाँ ज़रूर आता है ना। तो यहाँ पे कहाँ से आपकी मेन पोजीशन थी ये वाली, इससे आप इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो यानी कि ज़ीरो से मैंने सपोज ये कंसिडर किया था कि मेरा x का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, x वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, f की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ के एक्स है। ठीक है, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। ठीक है, k मेरा कांस्टेंट था, बाहर आ गया। ठीक है, और x के कॉरस्पॉन्डिंग
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट जस्ट कितनी पुट करनी है, 0 टू एक्स ही पुट करनी है, प्लस में अपना कांस्टेंट वी नॉट, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई, हाफ ऑफ के, और एक्स पुट करूँगी तो एक्स ही आएगा, जीरो करेंगे तो माइनस में जीरो करके जीरो ही आ जाएगा, तो इसका मतलब हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर प्लस वी नॉट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इसको जीरोथ पोजीशन पे, सपोज ये मेरा एक्स इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन थी, ठीक है, ये मेरी एक्स इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन थी। आप सबको पता है कि इस वाली पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, सबको पता है ना ये चीज़। इसका मतलब x टेंड्स टू अपना जीरो है तो वहाँ पे v भी कितना है बेटा आपका जीरो। अगर x भी जीरो है उस पोजीशन पे v भी जीरो है तो जो मेरा v नॉट कॉन्स्टेंट है वो भी कितना हो गया, जीरो के इक्वल आ गया। इसके मतलब जो मेरे पास पोटेंशियल है वो सिर्फ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ के एक्स के स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ के एक्स के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हम इसके अंदर ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो भी बॉडी हम लेके चल रहे थे वो m मास का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेके चल रहा है, ठीक है। तो हम इस कांस्टेंट को हमारे m ओमेगा स्क्वायर के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे कि इफ m इज मास ऑफ पार्टिकल and omega is angular frequency of oscillator, then k can be represented as m omega square। फोर्स कांस्टेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब क्या करो, इस पोटेंशियल को अपनी जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है बेटा टाइम इंडिपेंडेंट वाली उसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। पुटिंग द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू इन स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। अगर उसमें पुट कर रहे हैं तो पहले हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी तो पता होनी चाहिए, क्या होती है, माइनस में एच कट का स्क्वायर बाई 2m करली टू साई बाई करली एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका यहाँ पे कितना था आपका e माइनस में v साई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पुट करती हूँ या फिर इसको चेंज करती हूँ तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, एक मिनट पहले वाली फॉर्म लिख लो, ठीक है, जो आपको पता है ना वही वाली लिख लो। ये कितनी हो जाएगी, प्लस के 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस में v साई इज इक्वल टू 0। आपने यही वाली पढ़ रखी ना, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यही वाली लिख लो, एच कट करली टू साई बाई करली एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस में v साई इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अपने v की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो करली टू साई बाई करली एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका e माइनस में हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये सारे के अंदर हम साई के फंक्शन में किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, ठीक है, कि पर्टिकुलर एक्स उसमें हो रहा है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि अगर इसको फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाना है तो हम एक एक्स को मतलब इस तरीके का कंसिडर करते हैं कि ये वाली चीज़ ना हमारी कट जाए, ठीक है, इस तरीके का कंसिडर करते हैं। तो अगर इस तरीके का कंसिडर करेंगे तो मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेती हूँ y, ठीक है, y कंसिडर या q कंसिडर, कुछ भी चीज़ आप कंसिडरेशन कर सकते हो, q y t कुछ भी कर लो, ठीक है। t मत करना, ठीक है, क्योंकि t जो हो जाएगा वो फिर टाइम का डिपेंडेंसी बता देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं, इसके अंदर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि कंसिडर y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स, ठीक है। वो इसलिए ताकि हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म इंडिपेंडेंसी ऑफ मतलब x आ जाए वहाँ पे, इस तरीके का मैं बना के चल रही हूँ। कंसिडर y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स वेयर y इज कांस्टेंट
ठीक है। अब मैंने ये जो लिया है वो वाई नहीं, अल्फ़ा इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो पर मीटर है। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में कर रहे हो तो ये किस में है, पर मीटर, तो मीटर पर मीटर दोनों कैंसिल होके वाई को क्या बना रहा है, कांस्टेंट वैल्यू उसमें बना रहा है। इसीलिए मैंने इस तरीके का इसमें जो फंक्शन है वो चूज़ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल ही आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो ये कहता है, ये तो चीज़ समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे तो आप कर ली टू साई बाई कर ली एक्स की स्क्वायर इस फॉर्म में निकाल रहे हो, तो हमें ये भी इसी फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबको पता है कि डी साई बाई डी एक्स को आप चेन रूल के कॉरस्पॉन्डिंग, अब क्योंकि ये एक्स को आप वाई की फंक्शन, वाई को एक्स का फंक्शन बता रहे हो तो इसको वाई के फॉर्म में आप चेंज करना चाहोगे, तो डी साई बाई डी वाई इंटू में कितना लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, चेन रूल के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गई, आपकी डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू तो आपकी अल्फ़ा है, तो ये तो मेरी अल्फ़ा हो गई। यहाँ पे कितना हो गया, डी साई बाई डी वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। डी लिख रहे हो तो डी लिख लो, करली लिख रहे हो तो करली लिख लो, ठीक है। अभी कहता है ये इसके इक्वल आ गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव नहीं है, मेरे पास यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव है इसका मतलब हमें इस क्वांटिटी को सेकंड टाइम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये कहता है एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आप सबको पता है एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका करली टू साई बाय करली एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा आपका, बताओ भाई। एक बारी तो y के कॉरस्पॉन्डिंग करेगा, लेकिन y तो x का फंक्शन है इसीलिए इसको दोबारा से x के फॉर्म में करेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका अल्फ़ा। यहाँ पे d बाई डी एक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग कर, जो आपका d साई बाई डी वाई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो एक बारी आगे चलते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं। देखो तो हमारे पास ये कितना आ गया था, देखो आपके पास ये आया था कि डी टू साई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल था आपका अल्फ़ा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना था आपका डी साई बाई डी वाई था, ठीक है। अब क्योंकि वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिखेंगे डी टू साई बाई आपका डी वाई का स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है तो हमें इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स में ऑलरेडी अल्फ़ा निकाल चुकी हूँ, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर डी टू साई बाई डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हम इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पीछे जो क्वांटिटी थी आपकी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन वाली, जिसमें आपने अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दिया था, उसमें इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना था, करली टू साई बाई करली एक्स का स्क्वायर था, दैट मीन्स उसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा का स्क्वायर डी टू साई बाई डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर करली नहीं मान रहे हो तो डी लिख लेना सारे में, यहाँ पे भी करली लिखना पड़ेगा अगर वहाँ पे करली, तो मैं इसको एक काम करती हूँ सारे को डी ही लिख देती हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिए, इसको सबको डी लिख दो, ठीक है। डी लिखोगे ना तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ये सारा आपने डी में ही कर दिया ना, ठीक है, कहीं पे भी करली नहीं है, तो आपने इसको सारा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आपके डिफरेंशिएशन 3-4 तरीके से इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो 3-4 क्या है आपके, पहले तो वही देख लो। एक तो आपके पास आता है डी बाई डी एक्स की फॉर्म में, एक आता है करली बाय करली एक्स की फॉर्म में, एक डेल्टा होता है, ठीक है, एक ये होता है ये वाला, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे मेन होता है वो आपका ये वाला माना जाता है, सबसे स्मॉल चेंज में ये वाले आते हैं, ठीक है। ये पार्शियली डेरिवेटिव होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना डी बाई डी एक्स वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज़ को यूज़ कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो कि आपने कैसे कैसे किया है, ठीक है। तो डी की फॉर्म में इसको कर लीजिए, प्लस में यहाँ पे कितना था 2m बाई एच कट का स्क्वायर था, यहाँ पे
ई माइनस में वी था, वी कितना था, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, यानी कि आपके पास y इज इक्वल टू अल्फा एक्स था, तो x कितना है y बाय अल्फा, तो यहाँ x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन का, जैसे मैंने बताया यहाँ आज के लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशन तक जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन तक जा रहे हैं, तो अगर इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, हमें पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इनिशियल पार्ट है उसका कॉफिशिएंट, हाइयर डिग्री का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ये 1 होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर से थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं हर किसी चीज़ को अल्फा स्क्वायर से क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, तो ये पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हुआ, d2 साई बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो गया आपका बेटा 2me बाई एच कट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस में आपका m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा की पावर 4। ठीक है, कैसे, इस 2m को भी तो अंदर लेके गई हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू m कितना हो गया, m का स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको भी अंदर लेके जाएंगे तो एच कट का स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 इस इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये कहता है कि इसके अंदर जो आपने अल्फा सेलेक्ट किया है वो इस तरीके से सेलेक्ट करना कि पूरी जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के। ठीक है, तो अगर 1 के इक्वल है तो आपने अल्फा क्या सेलेक्ट किया कि ये क्वांटिटी y का जो कॉफिशिएंट है वो 1 हो जाए। क्या सेलेक्ट करोगे भाई, इसी को ही 1 रख दो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या सेलेक्ट करे कि ये पूरा का पूरा 1 हो जाए, तो इसको 1 पुट कर दो, फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो। वही हम जब भी पुट करेंगे तो ही इसका कोफिशिएंट 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे करिए, लेट अस नाउ select alpha such that coefficient of y square become unity। so हम क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एच कट का स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये कॉफिशिएंट मेरा 1 के इक्वल आना चाहिए, तो अल्फ़ा को क्या चूज़ करें, तो आप एक काम करो ना, अल्फ़ा को यहाँ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एच कट का स्क्वायर। तो आप सबको पता है अल्फ़ा की वैल्यू क्या चूज़ करें, इसकी पावर 1/4। अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एच कट का स्क्वायर की पावर 1/4 अगर मैं पुट करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जब भी पुट करेंगे हम इसको ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ये तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस वाली को भी ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो ये 2me बाई एच कट का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर है ये मेरा लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, ये मेरा लैम्डा हो गया, इसका कॉफिशिएंट आपने 1 मान लिया, और ये आपका वाई स्क्वायर हो गया। तो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 किस में रिड्यूस हो गई, तो वो देखिए, नाउ इक्वेशन 1 इज रिड्यूस इन फॉर्म रिटन बिलो। कैसे, d2 साई बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना हो गया आपका लैम्डा, माइनस में ये आपका 1 हो गया, ये कितना हो गया आपका वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हम इसकी जो रेंज है वो फाइनाइट में नहीं इनफाइनाइट, क्योंकि कोई भी पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं वो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने ही उस तक जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो हमारे पास, जैसे सपोज मैंने यहाँ इस बॉब को यहाँ तक लेके गई
तो ये यहाँ तक कहीं तक भी जा सकता था, दोबारा से अपनी पोजीशन लाके यहाँ तक कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो मैं एक्स के अंदर चेंजमेंट दिखा रही हूँ वो मेरा कहीं पे भी जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के अंदर। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उनको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। यानी कि अब इस इक्वेशन, क्योंकि ये जो मेरा साई जा रहा है ये मेरा कहीं पे भी जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये इस तरीके से है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है अगर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे तो आपके पास उन सॉल्यूशन को करने के लिए दो कंडीशंस आती हैं, या तो लैम्डा को बहुत छोटा बना दो या फिर वाई स्क्वायर को बहुत छोटा बना दो, ठीक है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि मेरे पक्के कि ये वाई की डिफरेंशिएशन में चल रही है तो वाई को तो छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा को मान लेते हैं कि कंडीशन क्या है कि लैम्डा इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन द वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे, उसको पुट करके देखेंगे, अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। क्या करना है, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम केस लेके चलते हैं। फॉर दिस वी कंसिडर y इज वेरी वो लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है। सो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सो इक्वेशन सेकेंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज d2 साई बाय dy का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है बेटा, इनके सॉल्यूशंस, कई इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। जो कंसिडर कर रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन ठीक है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। कंसिडर solution of above equation is psi, जो कि y का फंक्शन था, अब ये y का फंक्शन है और y x का फंक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आपका इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये कहता है अगर इसके इक्वल है तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो डी साई बाई डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, e की वैल्यू प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस भी आएगा, y का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक ये आ गया। अब क्या करना है, d2y बाई डी एक्स का d2 साई बाई डी वाई का स्क्वायर निकालना है। इसको दोबारा करूँगी तो y मैंने एज इट इज़ रखा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगी, आपको पता है अगेन y ही आना है। इसका मतलब प्लस माइनस वाई स्क्वायर e की पावर प्लस माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2, एक तो ये आ गया। फिर प्लस माइनस इसका करूँगी तो y के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, तो e की वैल्यू प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब इसको कॉमन लेके प्लस माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 1 करके मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। और प्लस माइनस में ही रहेगा ये भी, प्लस माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, e की वैल्यू प्लस माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वाई स्क्वायर जब लैम्डा से ही बहुत ज़्यादा बड़ा किया, ऑब्वियसली सी बात है 1 से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर मेरा y square is very much greater than lambda, so it is very much greater than 1, so 1 can be neglected here. Then our result would be in form of d2 psi by dy का स्क्वायर is equal to प्लस माइनस में y का स्क्वायर e की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। समझ में आया,
ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में ओनली लिख सकती हूँ। अब ये कहता है कि अगर इस फॉर्म के अंदर आप ओनली लिख सकते हो तो इसको और अच्छे से बता दो, थोड़ा सा और अच्छे से बता दो। तो मैं और अच्छे से बताऊंगी तो इस क्वांटिटी को इधर ले आती हूँ, इस क्वांटिटी को इधर ले आती हूँ ना भाई। अगर इस क्वांटिटी को इधर लेके आ गई तो ये कितना हो जाएगा आपका d2 साई बाई डी वाई का स्क्वायर। ये प्लस माइनस में थी, इधर आके माइनस में हो जाएगी तो माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस के वाई का स्क्वायर। और ये आपने क्या ले रखा था e की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये तो साई ही तो था, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये तो आपने स्टार्टिंग में ना बताई थी कि ये 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब आपने तो इसको प्रूफ कर दिया कि ये 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है कौन सा, e की वैल्यू प्लस माइनस में वाई स्क्वायर बाय आपका 2 वाला, ये मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। अब लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर भी दो वैल्यूज़ है, e की वैल्यू प्लस का वाई स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2। आप कौन सा चूज करना चाहते हो वो देखना है। ठीक है। तो आप लिखिए कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है। और ये हमने जो रिजॉल्व किया था वो आ गया, इसको थर्ड मान लेती हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस इज सेम एज इक्वेशन थर्ड, सो e की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। ठीक है। बट हमें ये पता है, बट अब देखो सॉल्यूशन है e की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, एक है e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। आप सबको पता है अगर मैं इसके अंदर प्लस वाली वैल्यू लेके चलूँ, ठीक है, तो प्लस लेके चलूँगी तो y तो x का फंक्शन है। अगर मैं x को कहाँ लेके चल रही हूँ, इनफाइनाइट तक, प्लस इन्फिनिटी तक लेके चल रही हूँ। ठीक है। तो अगर मैंने प्लस इन्फिनिटी तक या माइनस में भी लिया तो आपको पता है ये y का स्क्वायर है, आना तो यहाँ इसका रिजल्ट तो प्लस में ही है। तो अगर ये रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो सारे, अगर मैं इनफाइनाइट लेके चल रही तो बेटा ए की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गई। इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन मेरा फाइनाइट दे के ही नहीं जा रहा। फिर आप कैसे निकालोगे, इसका सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट निकलेगा, ये खुद भी इनफाइनाइट है, कैसे इसकी चीज़ें निकालोगे, कैसे उसकी एनर्जीज निकालोगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो इनफाइनाइट आ रहा उसको तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो यानी कि 1/e की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0, तो कुछ ना कुछ तो फाइनाइट के उसमें है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन ये ना कंसिडर करके क्या करते हैं, ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा नॉट एक्सेप्टेबल, एंड ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास कितना हो गया, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 वाला। ठीक है। अब इसका जो रिकर्शन फॉर्मूला है वो और इसकी एनर्जी वाला हम कल करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।